अरे आईडी मैंने ओपन किया है, किसी और ने किया है? हाँ सार्थक। सर आपने ही किया है। अच्छा ओके ठीक है बेटा। सर एसवी एजुकेयर ना। क्या क्या बोल रहा है बेटा? सर एसवी एजुकेयर नाम है ना, हाँ हाँ मतलब हाँ, वो मैं ही हूँ एसवी बट। एजू सेंटर। हाँ नहीं, स्टार्ट करने के टाइम ही 5-6 जन आ चुके हैं ना, तो आई थॉट कि मैंने चालू किया है।
आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे ना, इसीलिए अगर सर कुछ बोलना बेटा बोल। सर एक पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद ना एक कंसेप्ट है, वो चैप्टर में, ये चैप्टर में फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? बोलना कौन सा वाला? सर एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में वो ब्रेक वाला है ना, पैडल सिस्टम, वो वाला कार का ब्रेक। अच्छा, क्या नहीं समझा उसमें? तो उसमें पास्कल्स लॉ कहाँ अप्लाई हुआ वो नहीं मतलब समझा मुझे। अरे नहीं बेटा, पास्कल्स लॉ ऐसे बता रहा है। अच्छा हाँ, आगे पूछ ले और पूछ ले, क्या था? लाइक वो उसका वर्किंग समझा कि हम लोग ब्रेक मास्टर ब्रेक जो है उस पर हाँ अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो प्रेशर पूरे स्लेव सिलेंडर्स पे जाएगा, बट उसमें पास्कल्स लॉ एक्चुअली कहाँ मतलब कौन से पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है वो नहीं समझा मेरे को। ओके, इजी है बेटा, ये देखना। पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशंस में एकदम, पास्कल्स लॉ का पहले स्टेटमेंट तू पढ़ेगा ना, तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि जो भी आप प्रेशर अप्लाई करते हो किसी भी पॉइंट पे, तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अनडिमिनिश मतलब खत्म नहीं होता, equally distribute हो जाता है at each and every point inside the fluid as well as on the wall of container provided gravity is constant या neglected। तो gravity वाला पार्ट छोड़ दो, अगर आप कहीं भी प्रेशर दे रहे हो ना, तो वो प्रेशर उस जगह पे नहीं रहता, वो पूरे लिक्विड में फैल जाता है और साथ में वॉल ऑफ कंटेनर को भी जाता है। तो ऑन दैट बेसिस अगर आप ये देखो, ब्रेक वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर या ब्रेक वाले सिलेंडर में ब्रेक लगा रहे हो, तो आप है ना इस पिस्टन को मूव कर रहे हो। कौन से पिस्टन को? ये जो ग्रे पिस्टन दिख रहा है उसको मैं ग्रीन करके आगे लेकर जा रहा हूँ। ग्रे हाँ यहाँ सर। है, वो पुश होकर यहाँ पर चला जाएगा इतने रीजन में, ठीक है। तो इधर जो लिक्विड कम हो गया वो कहाँ गया? वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर आया और वो लिक्विड इस ट्यूब में से बाहर निकला, और वो जैसे ही ट्यूब में से बाहर निकला तो उसके पास कितने ऑप्शंस है? 4 ऑप्शन है। एक तो इधर जाएगा, एक यहाँ से आगे जाएगा, ऐसे एक पीछे जाएगा और 2 जगह आगे जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम शिफ्ट करेंगे तो दिख जाएगा। तो ये क्या गया? लिक्विड गया। किधर गया? चारों सिलेंडर पे। और वो सिलेंडर पे जाकर कहाँ चला जाता है? ये 4 जो पिस्टन है, ये 4 पिस्टन है, एक यहाँ 2 और ऐसे 2 आगे भी है। ये चारों पिस्टन के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट हुआ, मतलब प्रेशर कहीं डिमिनिश नहीं हुआ। डिमिनिश का मतलब खत्म हो जाना। जैसे अगर पानी बहुत लंबा मीडियम है, पानी का बहुत लंबा मीडियम है लाइक ओशन, आपने एक स्टोन डाला, तो स्टोन का जो वाइब्रेशन है वो वहां दिखता है, बट कुछ मीटर के बाद वो खत्म हो जाता है क्योंकि वो वेव्स की एनर्जी खत्म हो गई, इसलिए वो डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर ये प्रेशर डिमिनिश नहीं हो रहा है, इट वो फैल जाता है पूरे मीडियम में, एंड वो जाकर कहाँ एक्सर्ट होता है? लिक्विड में के हर पॉइंट पे एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। अब ये जो ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर है ना, जिसको मैं अभी ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ये डार्क ग्रे कलर, ये तो क्या है? वॉल ऑफ द कंटेनर है, पिस्टन का या सिलेंडर का वॉल है। तो ये तो रिजिड होगा, ये मूव नहीं करेगा। मूव कौन करेगा? अंदर का पिस्टन। तो लिक्विड उस पिस्टन को पुश कर रहा है, ठीक है। अभी भी नहीं समझा? नहीं लग रहा है तेरे को? हाँ आदि, सुना तूने आदि? तेरे को आवाज नहीं जा रहा है शायद, तो लेफ्ट हो गया होगा। आप लोगों को समझा? बाकी लोगों को? साहिल, सार्थक, समझा बेटा? यस सर। ओके। तो क्या अगर, सर? अभी आई। हाँ ये वाला, हाँ सर। ये तो तेरे को पहले ही समझा, मैं क्यों तेरे को सिखा रहा हूँ। सर नहीं, मैं अभी ज्वाइन की तो मुझे पता नहीं, आप डायरेक्ट बोले ना, समझा कि नहीं तो कुछ समझ नहीं आया। अच्छा रखा, तो लेट ज्वाइनिंग है, ठीक है ठीक है। चलो हम लोग जाते हैं। देखो पेपर 1 का कंटेंट है ना, सब कुछ ड्राई कंटेंट है। ड्राई कंटेंट समझते हो? पढ़ो, सोचो, समझो और याद रखो।
अगर याद नहीं रखा है तो भूल जाओगे, पढ़ के रखोगे तो भूल जाओगे। पेपर 2 का कंटेंट डेरिवेशन वाले है, तो वहां सब डेरिवेशन डेरिवेशन ज्यादा है, वहां कॉन्सेप्ट है बट डेरिवेशन ज्यादा है। तो अपने यहाँ डेरिवेशन देखो हार्डली कुछ 2-4 आए, बट ज्यादा करके सब कंटेंट है। वो आगे मौत का कुआं, फिर उसके बाद वो स्फीयर ऑफ डेथ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, डेरिवेशन छोटे है, कंटेंट ज्यादा है। इवन यहाँ पर भी हमने प्रेशर का देखा तो डेरिवेशन थे, बट वो समझने वाले डेरिवेशन थे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गॉस प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। तो आपने प्रेशर के बारे में बहुत कुछ सीखा है, ये ऐसे भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अभी सीख रहे हो और बाद में छोड़ रहे हो, आपको उसको जाके रिवाइज करते रहना है। कल उठ के गॉस प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सब पता होना चाहिए, मुंह जबानी होना चाहिए। जैसे हम लोग नॉर्मल कोई चीज को टॉक करते हैं ना, कोई भी चीज को लेकर डिस्कशन करते हैं, वैसा डिस्कशन होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन, टॉपिक को रिलेटेड। चलो, फ्लूइड इन मोशन। अभी फ्लूइड इन मोशन का टॉपिक हमने देखा है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ फिजिक्स और अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन कॉल्ड एज अ हाइड्रोडायनामिक्स। तो हमने कुछ टर्म देखे थे, जैसे स्टेडी फ्लो क्या होता है। स्टेडी फ्लो मतलब ये एक्चुअली लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, जहां पर लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप प्रेशर मेजर करोगे या वेलोसिटी मेजर करोगे तो वो आपको कांस्टेंट मिलेगी। अगर आप किसी पॉइंट पे मेजर कर रहे हो लंबे समय तक तो भी कांस्टेंट मिलेगी, या एट अ टाइम आप मल्टीपल पॉइंट पे चेक करते हो एट अ टाइम तो भी आपको कांस्टेंट मिलेगी। इन्होंने जो फैक्ट डाला है ना, वो उन्होंने बोला है कि आपको वेलोसिटी मेजर करनी किसी भी एक पॉइंट पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लिखा है उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब थोड़े समय तक उस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी कंटिन्यूस मेजर करनी है। तो आप कहाँ मेजर करोगे, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो। चलो मैं ब्लू कलर से ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ये पॉइंट पे मैं कंटिन्यूसली वेलोसिटी मेजर कर रहा हूँ फॉर ओवर 1 मिनट के लिए, और वो वैल्यू मुझे फिक्स्ड ही आने वाली है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो स्टेडी फ्लो है। फ्लो लाइन क्या होता है, मतलब कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स है वो जो पाथ ट्रेस करेगा ना, उस पाथ को हम बोलते हैं फ्लो लाइन। उस पाथ को ट्रेस करने वाले मॉलिक्यूल्स को नहीं बोलते। मॉलिक्यूल्स तो वो पाथ पे से निकल के चला गया, पाथ समझते हो ना, रास्ता। मॉलिक्यूल जिस रास्ते से आगे जा रहा है उस रास्ते को हम ड्रॉ कर रहे हैं एंड उसको क्या नाम दिया है, फ्लो लाइन। स्ट्रीमलाइन क्या है, स्ट्रीमलाइन एक कर्व होता है किसी भी फ्लो के अंदर। वो कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आपको क्या शो करेगा, वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट दैट पॉइंट। मतलब उस पॉइंट पे आपको फ्लो की वेलोसिटी दिखेगी। ठीक है, बट एक्चुअली वो पॉइंट पे आपको वेलोसिटी दिख रही है, इसका ये मतलब नहीं कि पार्टिकल या जो मॉलिक्यूल्स है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। वो आपने कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया था, आगे जाकर कर्व और आगे बढ़ेगा तो उसके दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट कुछ और वेलोसिटी का डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन का मतलब है एक कर्व होता है whose tangent at any point in the flow is in the direction of velocity। अभी स्ट्रीम लाइन को दिखाना ऐसा मुश्किल नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो कैसा भी। तो वो जो लाइन आपने ड्रॉ की वो और कुछ नहीं, वो फ्लो लाइन है, क्योंकि आप किसी मॉलिक्यूल्स को ट्रेस कर रहे हो तो आप फ्लो लाइन बना रहे हो। और अगर वो मॉलिक्यूल्स को ट्रेस करते करते आप बहुत सारे लाइंस पैरेलल बना रहे हो तो वो स्ट्रीम लाइन हो गई। स्ट्रीम लाइन की एक खासियत है कि इसकी वेलोसिटी फास्ट नहीं होती, ऑलमोस्ट सेम होती है, अलग अलग पॉइंट के ऊपर सेम वेलोसिटी होती है। ठीक है, हाँ आगे जाकर पाइप छोटा या बड़ा हुआ तो फिर वेलोसिटी वेरी होगी, वो अलग है। ठीक है, अगर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो प्रेशर की बात करें ना, तो प्रेशर सेम रहता है बट वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आगे जाके हम चेंज करेंगे। जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं कि प्रेशर दो एरिया पे सेम रहता है, क्योंकि हमने अभी जस्ट सीखा है पास्कल लॉ। तो उसमें बताया था कि एक पॉइंट पे प्रेशर लगा तो प्रेशर हर जगह पे फैल जाता है। तो प्रेशर इक्वल है, खाली एरिया और फोर्स बदलते रहता है। छोटा एरिया छोटा फोर्स, प्रेशर उतना ही है। बड़ा एरिया बड़ा फोर्स, प्रेशर उतना ही है। तो प्रेशर छोटे एरिया बड़े एरिया को नहीं देखता है, बट वेलोसिटी जरूर देखती है इस चीजों को। छोटा पाइप में से जल्दी पानी बाहर आता है, फोर्स से बाहर आता है, बड़े पाइप से स्लो से बाहर आता है। इसका मतलब बड़े पाइप की वेलोसिटी कम होती है, छोटे पाइप की वेलोसिटी ज्यादा होती है। तभी तो हम बात करने के टाइम, स्नान करने के टाइम
बाथिंग के टाइम हम लोग वो स्प्रे वाला नोजल यूज करते हैं, शावर जैसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि शावर के पिन पॉइंट बहुत छोटे होते हैं, तो जो वाटर फ्लो होके आया है वो बहुत शार्पली आपके ऊपर थ्रो होता है। हम पूरा नल खोल के बैठेंगे तो फीलिंग अलग आएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ रहे हो ना, लिंक करते जाना। नाउ फ्लो ट्यूब क्या होता है? बहुत सारे फ्लो लाइंस एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो फ्लो ट्यूब बनता है। फ्लो ट्यूब एक इमेजिनरी बंडल है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लो लाइंस है। ठीक है, और ये फ्लो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करते, ना तो वो एक दूसरी ट्यूब को क्रॉस नहीं करते। मतलब वो अपनी ट्यूब छोड़कर दूसरी ट्यूब में भी नहीं जाते, और वो अपनी ट्यूब के दूसरे फ्लो लाइन के साथ भी कनेक्ट नहीं होते। ठीक है, लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? अभी स्ट्रीमलाइन आपने देखा कि वो एक कर्व है, उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो उस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो दिखा रहा है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होगा? एक ऐसा स्टेडी फ्लो जहां पर एक लेयर लिक्विड की दूसरे लेयर के ऊपर इजीली स्मूथली मूव कर रही है। यहाँ पर लेयर टू लेयर मूवमेंट हो रहा है, बट मॉलिक्यूल्स इंटरचेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इंटरचेंज में भी होते होंगे बट फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम हर चीज को देख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को भी समझ रहे हैं, फ्रिक्शन भी देख रहे हैं, लिक्विड का फ्लो भी समझ रहे हैं। ये सब करने के लिए ना आपका इमेजिनेशन पावर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप इमेजिन करो, आप पाइप के अंदर हो, बड़े से पाइप के अंदर हो, और पीछे से पानी आ रहा है, तो पानी का सबसे ज्यादा फ्लो है ना सेंटर में दिखेगा, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ड्रॉ करके दिखाया था। सेंटर में पानी का फ्लो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद वाले लेयर पे वाटर का एक लेयर बनता है, और वो लेयर का फ्लो बीच वाले लेयर से कम होता है। जैसे जैसे वो लेयर टूवर्ड द सरफेस पहुंचने लगती है, उसका फ्लो का जो रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो इट इज अ स्टेडी फ्लो इन विच adjacent layers of a fluid move smoothly over each other as shown in the figure. A steady flow of a river can be assumed to be laminar flow. हालांकि ये स्टेडी फ्लो रिवर का दिखाना बहुत गलत होगा, क्योंकि रिवर है ना बहुत तेजी से बहती है। टर्बुलेंट फ्लो क्या हुआ फिर? एक ऐसा फ्लो जिसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, रैंडम फ्लो है, मतलब उसका रेट हर बार चेंज होता है, प्रेशर वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे बदलती रहती है। जैसे कोई फ्लूडेड रिवर है, या तो कोई बहुत फास्ट रनिंग टैप वाटर है, टैप है, तो उसमें से निकलने वाला वाटर ये टर्बुलेंट फ्लो शो करता है। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है, समझ रहे हैं? यस सर। ओके, चलो कुछ स्ट्रीम लाइन एंड फ्लो लाइन का यहाँ डिस्टिंग्विशिंग दिया है, एक एक पॉइंट कवर अप करते हैं। द स्मूथ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड विथ अ वेलोसिटी स्मॉलर देन सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी. What is critical velocity? The limiting value of velocity is called as a streamline flow or laminar flow of a fluid. मतलब स्मूथ फ्लो है लिक्विड का या फ्लूइड का, जहां की वेलोसिटी सम क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है। क्रिटिकल वेलोसिटी कुछ तो डेंजरस सुनने में लग रहा है, क्रिटिकल है कुछ तो, बट उस क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी आपकी स्ट्रीमलाइन फ्लो की होती है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो। जबकि irregular and unsteady flow of fluid where its velocity increases beyond critical velocity is called as a turbulent flow. मतलब अभी आपका फ्लो है ना irregular बन गया, unsteady बन गया, क्यों? क्योंकि आपकी लिक्विड की जो वेलोसिटी या फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस करके आगे गई। आपकी जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस करके आगे चलेगी, इसलिए फ्लो कैसा बन गया? इरेगुलर एंड अनस्टेडी। उसको क्या कहेंगे? टर्बुलेंट फ्लो। इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये तो आपको पता है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे, मतलब कोई भी गिवन पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जबकि टर्बुलेंट फ्लो के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, एट अ गिवन पॉइंट पे वेलोसिटी आपको बार बार बदलती हुई दिखेगी, कभी स्लो कभी फास्ट ऐसे। ठीक है, इट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड वन, टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, दैट इज दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। मतलब दो स्ट्रीम लाइंस, जैसे दो फ्लो लाइंस है, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, बट यहाँ पर इन अ टर्बुलेंट फ्लो एट सम पॉइंट द फ्लूइड may have a rotational motion which gives rise to eddies. eddies पता है आपको?
नो सर। अच्छा, वॉश बेसिन आपके घर पे है? वॉश बेसिन सबके घर पे होगा ना? तो यस सर। वॉश बेसिन के यस हाँ, वॉश बेसिन के नीचे जो नोजल होता है ना, उस नोजल को बंद करो और पूरे वॉश बेसिन को पानी से भर दो। ठीक है, अब आप उस नोजल को ओपन कर दो, क्या होगा? बबल्स आएगा और पानी फास्ट हो जाएगा। वर्लपूल आएगा, आपने सही बोला, वर्लपूल आएगा, पानी गोल गोल घूमेगा और उस नोजल में से निकल के नीचे चला जाएगा। दैट सर्कुलर रोटेशन, ये आपने दिया था या ऑटोमेटिक हुआ? ऑटोमेटिक। डेफिनेटली ऑटोमेटिक। यही तो रोटेशनल मोशन है, यही तो एडीज है, वही आपका वर्लपूल, इट्स कॉल्ड एज अ एडीज। ठीक है, streamline flow over a plane surface can be assumed to be divided into number of plane layers. अब किसी प्लेन सरफेस के ऊपर अगर आप स्ट्रीमलाइन फ्लो को ड्रॉ करने जाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत सारे प्लेन लेयर बनाने पड़ेंगे। इन अ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑल द स्ट्रीमलाइंस विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब। आप समझो, पाइप की बात कर रहे हैं। उठे पाए आप समझो, पाइप की बात हो रही है यहाँ पर, पाइप। हाँ, अगर आप पाइप के अंदर स्ट्रेट पाइप ले लो, स्ट्रेट पाइप ले लो, देखो यहाँ ये पाइप का क्रॉस सेक्शनल है एरिया और ये पाइप है। ठीक है, तो पाइप के सेंटर में एक एक्सिस होती है, पाइप के सेंटर में एक एक्सिस होती है, बस इसी एक्सिस के बाजू में यानी पैरेलल स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी लिक्विड फ्लो होता है, एग्जैक्टली इसके पैरेलल, लेफ्ट पे, राइट पे, ऊपर या नीचे, कहीं पे भी। मतलब ये पाइप है ना, मैं 3D इमेजिन कर रहा हूँ, तो ये जो मैंने ब्लैक लाइन, येलो सॉरी रेड लाइन बनाई ना, उसके नीचे भी लिक्विड है, उसके ऊपर भी लिक्विड है, उसके लेफ्ट में भी लिक्विड है, उसके राइट में भी लिक्विड है, और ये सारे लिक्विड कैसे फ्लो हो रहे हैं? स्ट्रीम लाइन। तो इन अ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑल द स्ट्रीम लाइन्स विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब। ट्यूब के एक्सिस से पैरेलल फ्लो होता है। यहां पर क्या लिखा है? अ फ्लो ट्यूब लूजेस इट्स ऑर्डर एंड पार्टिकल्स मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन। टर्बुलेंट फ्लो के टाइम पार्टिकल्स अपना डायरेक्शन खो देता है, तो वो कैसे भी रैंडमली मूव करता है और वो पैरेलल एक्सिस के सपोर्ट में नहीं जाता। ठीक है, यहाँ कुछ तो डायग्राम दिया, मैं इसको अवॉइड करता हूँ, इतना खास नहीं है। हाँ, हमें एक टॉपिक जो दिखा था पीछे, क्रिटिकल वेलोसिटी, वो कुछ सुनने में आया था, बराबर? तो क्या है ये क्रिटिकल वेलोसिटी, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका कुछ फॉर्मूला भी है, उसकी कुछ वैल्यू भी शायद होगी, मीनिंग है कि नहीं पता नहीं, लेट्स सी। The flow of a fluid, whether streamline or turbulent, is differentiated on the basis of velocity of flow. The velocity beyond which a streamline flow becomes turbulent is called as a critical velocity. अच्छा, critical velocity वो velocity है जो streamline and turbulent flow को अलग करती है। अगर critical velocity से ज्यादा velocity किसी liquid की हो गई तो वो liquid कैसा बनेगा? Turbulent। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी रही तो स्ट्रीमलाइन। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी और कुछ नहीं, एक मेजर करने का एक वैल्यू है, एक सेटअप है या एक बेंचमार्क है। उसको क्रॉस किसी ने कर लिया तो वो टर्बुलेंट लिक्विड बनेगा, उसको क्रॉस नहीं कर पाए तो वो स्ट्रीमलाइन होंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स, क्रिटिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय, ये डायरेक्टली डिराइव्ड फॉर्मूला आपको दिया है। हम नहीं चाहते कि बड़े बड़े फॉर्मूले को आप डिराइव करने बैठो, जैसा है उसको आप बाय हार्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी कहीं बुक में डिराइव्ड है। क्या फॉर्मूला है? Vc इज इक्वल टू Rn eta अपॉन रो इंटू डी। Vc क्या है? Vc इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। Rn क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर। ये रेनॉल्ड्स नंबर कांस्टेंट होता है, हाँ, एक वैल्यू है रेनॉल्ड्स नंबर की, एक कांस्टेंट होता है ये। n क्या है? n जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। यू नो विस्कोसिटी क्या होती है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया था कि विस्कोसिटी और कुछ नहीं है,
लिक्विड और लिक्विड के बीच के फ्रिक्शन को विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसका कोएफिशिएंट ये डिराइव होने वाला है थोड़ी देर में, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिराइव होगा, तो उसको ईटा कहते हैं। ये ईटा और किसी चीज के लिए भी यूज होता है, ये जो एन जैसा शेप है ना, और किसी के लिए भी यूज होता था, कहीं याद आ रहा है? 12th में 11th में कहीं तो यूज किया है एन जैसा सिंबल। वाटर किसके लिए बेटा? इंटरनल मैच कर रहे हो, हाँ सही बात है, नजदीक पहुंचे हो। किसी को याद आ रहा है? याद ही तो नहीं रहता साहब, बाकी सब याद रहता है, पढ़ाई याद नहीं रहती। ये जो ईटा है उसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। कुछ याद आया? है ना? तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं, तो यही ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए भी यूज होता है। हाँ, where rho is called as a density of fluid, d is called as a diameter of tube. Now given equation, now रेनॉल्ड्स के लिए अगर इक्वेशन बनाना है, रेनॉल्ड्स नंबर के लिए इक्वेशन बनाना है, और कुछ नहीं, पूरा इक्वेशन घुमा दिया, रेनॉल्ड्स नंबर को अलग किया, बाकी सबको सामने भेजा है। vc critical velocity, rho density of fluid, d diameter of tube divided by eta called as a coefficient of viscosity equal to Reynolds number. Reynolds number is a pure number, मैंने आपको पहले बताया था, वो एक प्योर नंबर है, मे बी कांस्टेंट हो सकता है। देखो वो लोग क्या बता रहे हैं, इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, सिर्फ एक नंबर है, उसको कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं है। इट इज फाउंड दैट अगर Rn रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1000 रहा, रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 1000 रहा, सो द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन। आपको पता है ये रेनॉल्ड्स नंबर किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, उन्होंने आगे बताया था, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स करके, उन्होंने फाइंड आउट किया था। तो तभी फॉर्मूला बनाने के टाइम है ना, या कोई वेलोसिटी कैलकुलेशन के टाइम उन्हें पता चला होगा कि अगर ये वेलोसिटी इस वैल्यू को क्रॉस करेगी ना, तो वो फ्लूइड जो है वो टर्बुलेंट बन रहा है, तो इससे कम वेलोसिटी में वो ये बन रहा है। तो उन्होंने एक रेनॉल्ड्स नंबर डिसाइड किया जो उस वेलोसिटी को रिलेट करेगा और उसकी वैल्यू को एक इंपॉर्टेंस देगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है तो फ्लूइड कैसा है, स्ट्रीमलाइन। अगर यही रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा है तो ये फ्लो ऑफ फ्लूइड कैसा है, टर्बुलेंट। मतलब 1000 से कम स्ट्रीमलाइन, 2000 से ज्यादा टर्बुलेंट, बिटवीन 1000 to 2000 the flow becomes unsteady and it changes from streamline to turbulence. फ्लो अनस्टेडी बन जाता है और वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट की तरफ मूव करता है बिटवीन 1000 to 2000। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो विस्कोसिटी पे आते हैं। मैं ना एक लेक्चर्स ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है रिगार्डिंग स्टडीज को लेकर, क्या चाहते हो आप और किस तरीके से आप कर रहे हो, उसके ऊपर कोई डिस्कशन हो सके तो। जितना मेरा नॉलेज है या फिर बाकी टीचर्स का नॉलेज है, ऑन दैट बेसिस फिलहाल तो मैं अकेला सोच रहा हूँ ऐसा कि उसके ऊपर कोई डिस्कशन कर सके। तो डिस्कशन से सॉल्यूशन निकलेगा, क्वेश्चन खड़े होंगे, उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। विदाउट डिस्कशंस आप अपना मेथड फॉलो कर रहे हो, दूसरे उनका मेथड फॉलो कर रहे हैं, बट जो भी मेथड फॉलो हो रहा है आउटपुट नहीं आ रहा है या नहीं आ सकता है या आया आता होगा। मुझे नहीं पता पेपर्स में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, तो पेपर्स तो मैं चेक नहीं कर रहा या मैं देख नहीं रहा हूँ फिलहाल तो मुझे पता नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि मैं पेपर के बारे में अगर जानूं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जैसा मुझे ना लगे कि कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। मैं आपके पॉइंट पे खड़े रहकर देखना चाहता हूँ, मतलब जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो, सो दैट मैं भी सोच सकूँ उस माहौल में कि आपको सच में कितना टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, नहीं मिल रहा है ऐसे कुछ। तो मैं भी कॉलेज में बिजी रहता हूँ मॉर्निंग सेशन में, सो मैं जब फ्री हुआ तो मैंने ये रियलाइज किया कि आपके पास कितना टाइम बचता होगा आफ्टर कॉलेज, आफ्टर क्लास के बाद, फिर फ्रेश होने के बाद।
फिर थकान होगी तो उसके बाद कितना टाइम बचता होगा, तो कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये सब चीजें मैं सोच रहा था। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विस्कोसिटी के ऊपर। अब प्रॉपरली विस्कोसिटी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगा। विस्कोसिटी क्या होती है, जैसे हमें पता है कि इट इज अ विस्कस फोर्स बिटवीन लिक्विड, लिक्विड फोर्स है। मैं इसको थोड़ा और आगे लेकर जाऊंगा। इस बुक में ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी है। व्हेन वी पोर वाटर फ्रॉम अ ग्लास, जब हम ग्लास में से पानी को नीचे गिरा देते हैं, इट फ्लो फ्रीली एंड क्विकली, फटाक से वो पानी गिर जाता है और निकल जाता है। बट द सेम थिंग अगर आप सिरप के साथ करते हो या हनी के साथ या ऑयल के साथ करते हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और इतना इजीली नहीं होता। स्पेशली हनी और सिरप के साथ तो इतना इजीली नहीं होता, Yes. है ना। सो इट फ्लो स्लोली एंड स्टिक टू द कंटेनर। ऐसा क्यों? द डिफरेंस इज, हाँ 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 हाँ, कंसिस्टेंसी थिक होता है। कंसिस्टेंसी, हाँ एक कंसिस्टेंसी है, दूसरा स्टिकीनेस है क्या, थोड़ा चिपचिपा है। यस सर। हाँ, हनी भी वैसा ही है, एक बार उंगली डालकर बाहर निकालो और सूखने दो, फिर आप उसे टच करो तो चिपचिपा लगेगा। ऑयल भी वैसा ही लगता है, सिरप भी वैसा लगता है, और पानी ऐसा नहीं लगता। पानी टच करके बाहर निकाल के सूखने दो, सूखने का टच करो तो पानी ऐसा चिपचिपा नहीं लगता। तो मे बी वो भी एक रीजन हो सकता है, स्टिकीनेस। ये लोग बता रहे द डिफरेंस इज ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन। This friction is both within the fluid itself and between the fluid and its surrounding. मतलब जनरली ये जल्दी से गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि लिक्विड, लिक्विड के अंदर फ्रिक्शन है जो दूसरे लिक्विड को, पहले वाला लिक्विड या लेयर्स आगे जाने नहीं दे रहे, पीछे खींच रहे, ड्रैग कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, फ्लूइड और उसके सरफेस ऑफ वो जो ग्लास है उसके बीच में फ्रिक्शन है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ विस्कोसिटी। बेटा तूने जो बोला ना स्टिकीनेस, ये पॉइंट इंक्लूड होगा, बट फिलहाल फिजिक्स क्या कर रहा है ये चैप्टर में, कॉन्सेप्ट को एक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश कर रहा है। लाइक स्टिकीनेस वाला पार्ट को छोड़कर विस्कोसिटी वाले पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो स्टिकीनेस वाले पार्ट को नहीं गिनेगा, नेग्लिजिबल गिनेगा। बट जब हम ऐसी कोई प्रॉपर्टी सीखते हैं तो वहां पर वो फ्रिक्शन को अवॉइड करेगा। आपको याद है बैंकिंग ऑफ रोड वाले केस में, हम बैंकिंग ऑफ रोड सीख रहे थे, तो वहां एक लाइन लिखा था, फ्रिक्शन को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, मतलब हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। आई एम सॉरी, फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर रहे हैं, वी आर नॉट एलिमिनेटिंग, इग्नोरिंग। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन हटाकर हमने इक्वेशन बनाया था, बाद में फ्रिक्शन को लेकर इक्वेशन बनाया। नेक्स्ट, वाटर हैज अ लो डेंसिटी। देखो उसका रीजन भी बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी विस्कोसिटी की वजह से हो रही है, ऐसा कुछ। वाटर हैज अ लो डेंसिटी whereas syrup or honey has a high density. So figure 2.28 shows a schematic section of viscous flow and 2.29 shows that the non-viscous flow. तो देखो दो डायग्राम में आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है कि जो विस्कस फ्लो है वो एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में ड्रैगिंग जैसा काम कर रहा है, इसलिए दूसरा लेयर पहले से ज्यादा स्पीड से जा रहा है, बट पहला लेयर दूसरे से कम स्पीड से। फिर दूसरा और तीसरे के बीच में आपको वही डिफरेंस देखने मिल रहा है, तीसरे और चौथे के बीच में भी सेम। जबकि अगर वो विस्कोसिटी ना होती तो सारे लेयर एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं, यानी सब एक ही डायरेक्शन में एक साथ जाते। नोट दैट देयर इज अ नो ड्रैगिंग फोर्स इन अ नॉन विस्कस फ्लूइड एंड ऑल लेयर्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, जो हमने बोला। विस्कोसिटी ऑफ सच अ फ्लूइड इज जीरो। ऐसे कुछ फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी जीरो है। द ओनली फ्लूइड दैट इज मोस्ट नॉन विस्कस, ऑलमोस्ट नॉन विस्कस, is liquid helium at about 2 Kelvin. इतने कम टेम्परेचर पे लिक्विड, सॉरी इतने कम टेम्परेचर पे हीलियम लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और ये लिक्विड हीलियम जो है वो इस टेम्परेचर पे नॉन विस्कस जैसा बिहेव करता है। फिलहाल के इसके लिए एक ही है लिक्विड जो आपके सिलेबस में है, तो एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकता है, याद रखो। कौन? हीलियम, liquid helium at about 2 Kelvin. In this section, we will study viscosity of a fluid and how it affects the flow of fluid. अब थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि विस्कोसिटी होती क्या है और वो कैसे फ्लूइड को अफेक्ट करती है, फ्लो ऑफ फ्लूइड को अफेक्ट करती है। तो और डिटेल में जाना है। If we observe the flow of a river water, it is found that the water near both sides of the river bank flows slow, and as we move toward the center of the river,
द वाटर फ्लोज फास्टर ग्रेजुअली। ये तो बहुत सिंपल है कि जो बैंक साइड यानी जो एज साइड का वाटर है, जो सरफेस सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट के साथ जो लिक्विड है रिवर का, वो स्लो ट्रैवल करता है। बट जैसे जैसे हम लोग टुवर्ड द सेंटर आते जा रहे हैं, हमें दिखता है कि बीच में जो पानी का बहाव है वो बहुत तेज है, वाटर बहुत फास्ट फ्लो करता है। At the center, the flow is the fastest. From this observation, it is clear that there is some opposing force between the two adjacent layers of fluid which affect their relative motion. ये एग्जाम्पल से ही समझ में आ रहा है कि दो लेयर पे कुछ तो ऑपोजिशन है जिसकी वजह से फ्लूइड आगे फ्लो नहीं हो पाता। चलो फिर विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। Viscosity is a property of fluid by virtue of which the relative motion between different layers of a fluid experience a dragging force. This force is called as a viscous drag, as shown in the figure. Viscosity is a property of fluid. Fluid की property है by virtue of which का मतलब है देखने से ही समझ में आ रहा है। By virtue of which का मतलब है हम उस लिक्विड को देखते ही समझ आ रहे हैं कि यहाँ पर विस्कोसिटी का रोल प्ले हो रहा है। इसलिए एक लिक्विड का लेयर दूसरे लिक्विड के लेयर से ज्यादा या कम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। सो बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स, एंड दिस ड्रैगिंग फोर्स इज नथिंग बट विस्कस ड्रैग एज शोन इन द फिगर। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर मेरा जरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, ये जरा फिर से एक्सप्लेन करो ना प्लीज। ठीक है, चलेगा। विस्कोसिटी एक्चुअली एक लिक्विड की एक प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी बोलेंगे क्योंकि वो तो उसका फोर्स है, मतलब लिक्विड के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स है, बट है तो लिक्विड की प्रॉपर्टी। मुझे कभी कभी इनर्शिया के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने के लिए कभी ये लगता है कि इनर्शिया भी एक फोर्स है, बट वो सॉलिड की प्रॉपर्टी है। जब वो मोशन करता है तब, या जब वो रुका हुआ होता है तब। तो इसलिए मैं डेफिनेशन में वो प्रॉपर्टी वर्ड यूज करता हूँ। Inertia is the inherent characteristics properties of a body which oppose the opposing force, ऐसे में यूज करता हूँ वर्ड। तो विस्कोसिटी के लिए मैं क्या बोलूंगा? विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब देखने से समझ में आ रहा है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स। एक लेयर के बाद दूसरा लेयर ड्रैग फोर्स फील करता है जब दो लेयर एक दूसरे के ऊपर मोशन कर रहे, रिलेटिव मोशन कर रहे। ठीक है, word relative motion important है। So this force is called as a dragging force and called as a viscous drag। तो ये viscosity का definition हुआ। अब हम viscosity gradient के बारे में जानेंगे। You know viscosity gradient क्या होता है? What is gradient? Anything upon length. Something upon length। हाँ, ये एक अच्छा definition है। Something upon length is called as a gradient। अगर वो viscosity gradient है, सॉरी अगर वो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, विस्कोसिटी ग्रेडियंट मैंने गलत बोला, आई एम सॉरी, विस्कोसिटी ग्रेडियंट गलत बोला। अगर वो वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस होगा। अगर वो प्रेशर ग्रेडियंट है तो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस होगा। ऐसे बहुत सारे ग्रेडियंट है, टेम्परेचर, वोल्ट मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, करंट ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऐसे एक्सेलरेशन ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड की जहां पर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के ऊपर जब मोशन कर रहा है तो वो फोर्स फील कर रहा है, वो भी ड्रैगिंग फोर्स, तो उसको विस्कस ड्रैग कहेंगे। डायग्राम क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर 4 5 6 लेयर बनाए हैं। सरफेस स्टेशनरी लेयर के ऊपर 6 लेयर बनाए हैं। पहले लेयर स्लो स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, कितनी पता नहीं, दूसरा उससे थोड़ा फास्ट, तीसरा उससे फास्ट, चौथा v माइनस डीवी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, पांचवा v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और छठवा v प्लस डेल्टा v या dv स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। यानी 6 लेयर इन्होंने यहाँ वेलोसिटी के बताए हैं। ठीक है, बट ये लेयर है किधर? ये लेयर स्टेशनरी सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड है। समझो इस बात को, ये लेयर स्टेशनरी लेयर से वर्टिकली अपवर्ड है। तो पहला दूसरा तीसरे के बारे में तो ज्यादा कुछ बोला नहीं है, बट चौथा जो है, जो v माइनस डीवी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था, वो x माइनस dx डिस्टेंस के ऊपर है। मतलब x माइनस dx कोई तो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस पे वो मूव कर रहा है। और जब v वेलोसिटी वाला कोई लेयर है
जिसकी स्पीड v है, कोई एक पांचवा लेयर है जिसकी स्पीड v है, तो वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से, स्टेशनरी सरफेस से x डिस्टेंस पे है। आप समझ रहे हो डिस्टेंस कौन सा है? वर्टिकल या अपवर्ड डिस्टेंस है? वर्टिकल sir. अपवर्ड डिस्टेंस। Yes, sir. और ये लेयर जो है वो हॉरिजॉन्टल है। मैं थोड़ा डायग्राम को और शार्प कर दूं, क्योंकि एक और पॉइंट है जो आपको समझना है, और वो है एरिया। एरिया, ठीक है? कैसे समझोगे एरिया को? तो ये देखो, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, सॉरी, इसके सेंटर से यहां पर मैं टर्न ले रहा हूं, ये मेरा पहला लेयर है, ठीक है? यहां पर पहला लेयर है। इसके ऊपर दूसरा लेयर कैसे आएगा? यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, ये दूसरा लेयर आएगा, तीसरा लेयर और ऊपर जाएगा ऐसे कुछ, मतलब दूसरे से तो बड़ा ही होगा। मेरा दूसरा और तीसरा ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है आपको, बट समझ लेना। आगे फोर्थ लेयर, जब मैं फोर्थ लेयर की बात करूं तो कलर चेंज करके ले रहा हूं, फोर्थ लेयर यहां पर जाएगा ऐसे, फिफ्थ लेयर उससे भी आगे जाएगा, सिक्स्थ लेयर सबसे टॉप मोस्ट पे है और सबसे फास्ट ट्रैवल कर रहा है। अगर मैं आपको पूछूं एरिया मुझे लेना है, एरिया, तो क्या बताओगे मुझे? कैसे एरिया लूं? आप थोड़ा गाइड करो, मुझे एरिया चाहिए। Length and height consider करके। लेंथ एंड हाइट कंसीडर करना पड़ेगा, ओके। और किसी को क्या लगता है एरिया का बात सुनकर क्या बताओगे? अब ये तो क्या है, लिक्विड का लेयर है, एरिया कैसे बताओ फिर? क्रॉस सेक्शनल एरिया चलेगा? Yes, sir. ओके। अच्छा, आप लोग घर पे गद्दा बिछाते हो? गद्दा मतलब वो जिसको गादी बोलते हैं, Yes sir. रेक्टेंगल होती है, Yes sir. थोड़ी थिक होती है, Yes sir. जमीन से थोड़ा ऊपर उठा के रखती है, मतलब आपको थोड़ा ऊपर हवा में सुलाती है, ऐसा? Yes sir. Yes sir. ऐसे एक गादी रही तो उसके ऊपर दूसरा गादी डालकर आप सो सकते हो। अगर आपके घर पे 5-6 गादी हो और रखने की जगह नहीं तो एक के ऊपर दूसरा डालकर उसके ऊपर भी सो सकते हो, तीसरे डालकर भी उसके ऊपर सो सकते हो। तो जो 2 गादी है उसके बीच का एरिया आप किसे कहोगे? Cross section। नहीं, नहीं होता। 2 गादी के बीच का एरिया होता है Area of contact। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। यस बेटा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कॉल्ड एज ए टेंजेंशियल एरिया, एंड दैट Yes sir. टेंजेंशियल एरिया इज रेक्टेंगल। जो गद्दे का एरिया है ना वैसा। तो बिल्कुल लिक्विड के लिए भी अगर हम एरिया की बात करें ना तो इट इज नॉट लेंथ एंड हाइट। अच्छा है आपने लेंथ एंड हाइट बोला, बट मैं आपका कॉन्सेप्ट घुमाकर ये बता रहा हूँ कि अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूँ तो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ जो कांटेक्ट करा है ना, वो कांटेक्ट एरिया आपको याद करना है, वो लेना है। अब ये गद्दे के एग्जांपल याद रहेगा तो आपको वो एरिया कभी भूलेगा नहीं, क्रॉस Yes सेक्शन sir. नहीं। सो इट इज सरफेस एरिया है, ओके। तो आगे जाकर जब Yes. सरफेस एरिया की बात आएगी तो याद रखना। चलो, इन अ लिक्विड द विस्कस ड्रैग इज ड्यू टू शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स। अच्छा, लिक्विड लिक्विड के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है, इसीलिए ये क्या है, विस्कस ड्रैग किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? इज ड्यू टू द शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स, एंड इन गैसेस इट इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स। सॉलिड के लिक्विड के अंदर कोहेसिव फोर्स होता है लिक्विड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट वो कोहेसिव फोर्स शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर फोर्स है। और आपको पता है वो कितने डिस्टेंस तक एक्ट करता है? 10⁹ मीटर तक। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को खींचने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस 10⁻⁻⁹ So -9 ना 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर यूज करता है। तो ये जो कोहेसिव फोर्स है वो इसी रेंज तक एप्लीकेबल है, ये बहुत छोटा सा रेंज है, ठीक है। सो शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स, एंड इन गैसेस में फ्रिक्शन कैसे डेवलप होता है? तो कोलिजन की वजह से फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल स्लो मूविंग मॉलिक्यूल साथ कोलाइड करते हैं और इसकी वजह से फ्रिक्शन बनता है। In both liquid and gases, as long as the relative velocity between the layer is small, the viscous drag is proportional to the relative velocity.
मतलब जब तक वेलोसिटी की वैल्यू, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच की वेलोसिटी की वैल्यू अगर कम है, स्मॉल है, तो जो विस्कस ड्रैग है, विस्कस ड्रैग जो काइंड ऑफ फोर्स है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी है। स्मॉल वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी के लिए विस्कस ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। हाउएवर इन अ टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है आपको पता है? रिलेटिव वेलोसिटी बहुत फास्ट हो जाती है, तो विस्कस ड्रैग इंक्रीज होगा और इतना रैपिड हो जाता है, और ये प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रहता। नाउ इट बिकम प्रोपोर्शनल टू हायर पावर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। कुछ समझ रहे हैं? विस्कस टर्बुलेंट फ्लो का केस। ठीक है फिर से। विस्कस ड्रैग मतलब काइंड ऑफ फोर्स, मैं इसको FV बोलता हूँ, विस्कस फोर्स। ये प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी है। कब? जब रिलेटिव वेलोसिटी स्मॉल है, मतलब आपका जो लिक्विड है ना वो स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, तो विस्कस ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बट जैसे आपकी वेलोसिटी तेज हुई, हो सकती है वेलोसिटी तेज हुई, तो आपका जो स्ट्रीम लाइन मोशन था वो टर्बुलेंट बनने आया, और टर्बुलेंट जैसे बनेगा तो ये विस्कस फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी या हायर पावर ऑफ वेलोसिटी, मे बी क्यूब, मे बी फोर्थ पावर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कंडीशन कब आएगी? जब आपकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, तो आपका लिक्विड कैसे फ्लो करेगा? टर्बुलेंट वाला। ये पॉसिबल नहीं रहेगा टर्बुलेंट फ्लो में, बट जब तक आपका लिक्विड स्ट्रीमलाइन है तब तक ये विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। पहली बार ऐसा कोई इक्वेशन है जो फोर्स और वेलोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है, रिलेट करेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है। हालांकि इससे पहले हमने कभी ऐसे फोर्स के रिलेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं देखा था। फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होगा। फोर्स इंटू वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल नहीं। फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होगा? पावर। कैसे पता चला? तो फर्स्ट चैप्टर में है। यस, फर्स्ट चैप्टर में है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, एंड वर्क डन अपॉन टाइम इज पावर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, सो फोर्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। यहां पर क्या दिखा रहे हैं कि फोर्स अगर बढ़ा, वेलोसिटी कम होगी तो पावर सेम रहेगा। अगर फोर्स बढ़ा, वेलोसिटी कम हुई तो पावर सेम रहेगा। यानी यहाँ पर फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, बट कैसे प्रोपोर्शनल? इनवर्सली। लिक्विड के अंदर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। लिक्विड के अंदर क्या बता रहे? फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रहा तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। सो इन बोथ द लिक्विड्स and gases, as long as the relative velocity between the layer is small and viscous drag is proportional to relative velocity. However, turbulent flow, in a turbulent flow, viscous drag increases rapidly and not proportional to relative velocity, but it is proportional to higher power of relative velocity. अभी समझा? चलो हाँ। नाउ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डीवी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डीवी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यानी डीएक्स. So the rate of change of velocity with respect to distance measured from a stationary layer is called as a velocity gradient. Rate of change of velocity with respect to distance measured from the stationary layer is called as a velocity gradient. Actually वो लोग ऊपर वाले डायग्राम को पिन पॉइंट कर रहे हैं. ये रहा स्टेशनरी लेयर जो आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, स्टेशनरी लेयर है ये. यहां से जैसे जैसे डिस्टेंस ऊपर जाएगा लिक्विड की वेलोसिटी उससे परपेंडिकुलर है और बट तेज हो रही है. जैसे जैसे हम और ऊपर जाएंगे लिक्विड की वेलोसिटी और तेज होती जाएगी. सो ये क्या है? वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम डिस्टेंस टू डिस्टेंस is measured from a stationary layer is called as a velocity gradient, dv by dx.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की तरफ। इसमें हम क्या डिराइव करने वाले, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला आएगा और वो किसको रिलेट करेगा देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी, अरे भैया ये भी न्यूटन्स ने ही बनाया है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब एक स्टेडी फ्लो, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो विस्कस फोर्स F acting on any layer is directly proportional to the area of the layer, directly proportional to the area of the layer and the velocity gradient मतलब ये जो फोर्स है ना वो किसको प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर। एरिया ऑफ द लेयर मतलब अभी जस्ट मैंने बताया था गद्दे वाला केस, वो दो लेयर के बीच में कांटेक्ट है। अच्छा मुझे एक और क्वेश्चन आ रहा है, हम एरिया किसका लेंगे, ऊपर वाले लिक्विड का सरफेस का नीचे वाला सरफेस या नीचे वाले लिक्विड का ऊपर वाला सरफेस? फर्क है ना दोनों में। तो ऊपर वाले लिक्विड का नीचे वाला, ऊपर वाले लिक्विड का नीचे वाला सरफेस। इसमें भी प्रॉब्लम है। ये देखो क्या प्रॉब्लम है, अरे नहीं बना पा रहा हूं मैं। अच्छा डायग्राम सोचा था मेरे दिमाग में बट नहीं बना पा रहा हूं। चलो ऐसे ही बना लेता हूँ। अगर आप बोल रहे हो ऊपर वाले लिक्विड लेयर का नीचे वाला सरफेस, और मेरे को लगता है नीचे वाले लेयर का ऊपर वाला सरफेस, हम दोनों रॉन्ग है क्योंकि एरिया है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ही कांटेक्ट में है, तो इतना ही एरिया काउंट होगा। न तो ये किसी लेयर का पूरा एरिया है, चाहे वो ऊपर की हो या नीचे की हो, तो ये एरिया छोटा एरिया होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो रियल एरिया है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम ऊपर वाले लिक्विड को ऐसे समझ रहे हैं कि वो शुरुआत कहाँ से हुई ऊपर वाले लिक्विड की, दूसरे वाले लिक्विड के लेयर से ही शुरू हुआ है ऐसे। तो इतना बड़ा उसका लेयर है, नीचे वाले का छोटा लेयर है, इसलिए नीचे वाले का एरिया नहीं लेंगे हम लोग। जैसे आदि ने बोला ऊपर वाले लेयर का नीचे वाला सरफेस, दैट्स ट्रू, ये हमें लेना चाहिए। मैं क्यों जा रहा हूँ इतना डिटेल में, क्योंकि एंट्रेंस में आता है, फिर मेरे को लगता है कि ये चीज अभी बता दो तो एंट्रेंस में थोड़ा बहुत समझ में आएगा, अदरवाइज फिर वो बाउंसर जाएगा। जाने दो, एंट्रेंस के टाइम देख लेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो विस्कस फोर्स F acting on any layer is directly proportional to the area A of the layer and the velocity gradient dV by dx। मतलब F किसको प्रोपोर्शनल है, एरिया को एज वेल एज dV by dx को। फॉर्मूला दिख ही रहा है, F is proportional to A into dV by dx। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया तो F is equal to N into A into dV by dx। N मतलब eta, where eta is called as a constant, called as a coefficient of viscosity of a liquid as shown in the figure। अगर उसको आप अलग करते हो तो कैसे लिखोगे, it is F upon A into dV by dx। A in this expression is not the cross-sectional area, it is the area of the layer parallel to the direction of flow, parallel to the direction of flow। अब वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट dV by dx होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज विस्कस फोर्स अपॉन एरिया इनटू dV by dx होता है। इसका यूनिट क्या है, बहुत अच्छा यूनिट है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज अ विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये डेफिनेशन हुआ, विस्कस फोर्स इज
defined as per unit viscous force per unit area per unit velocity gradient. SI unit of viscosity is Newton second per meter square, whereas a CGS unit of viscosity is poise. कभी शायद आपने वर्ड सुना नहीं होगा, but poise, this is the unit of viscosity. Microscopic view of viscosity. बोलो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ये वाला, या आगे जाओ? सर ये इम्पोर्टेंट है क्या? आपको विस्कोसिटी के बारे में और इंफॉर्मेशन देगा, एग्जाम के लिए नहीं है। सर हम पढ़ लेंगे ना घर पे। चलेगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड चेंजेस विद द चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ये चीज याद रखना, विस्कोसिटी जो चेंज हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज हो रही है। फॉर मोस्ट लिक्विड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे लिक्विड के लिए विस्कोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। एग्जांपल देख लो, वाटर एक लिक्विड है, तो वाटर के 20 डिग्री सेल्सियस के लिए विस्कोसिटी की वैल्यू है 1 × 10⁻³ बट अगर वही 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 0.3 × 10⁻³ मतलब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 2200, जबकि विस्कोसिटी डिक्रीज हुई है 1 से 1/3 हो गई, 0.3 is 1/3। सो उन्होंने सही बोला है, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इट प्रोबेबली डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट एट हायर टेम्परेचर the molecules are further apart and the cohesive force or intermolecular forces are therefore less effective. जैसे जैसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड का, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और कोहेसिव फोर्स जो है वो कम एक्ट होने लगता है मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल। देयरफॉर ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो कम होने लगती है। Whereas in gases में क्या होता है, the coefficient of viscosity increase होती है with increase in temperature। वहां पर उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है। किसकी बात है? गैस की बात है। ठीक है, तो एयर क्या है? एयर इज नथिंग बट गैस। देखो उसका टेम्परेचर 0 था तो विस्कोसिटी कितनी थी? 0.017 10⁻³ जब टेम्परेचर इंक्रीज होकर 40 हो गया तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज हुई, 0.017 से 19 10⁻³ हुआ। मतलब यहाँ पर क्यों इंक्रीज हो रहा है तो वो भी उन्होंने लिखा है, दिस इज because at high temperature the molecule moves faster and collide with each other and with the wall of container giving rise to higher internal friction। जब हम किसी भी गैस का वेलोसिटी बढ़ाते तो गैस मॉलिक्यूल्स और ज्यादा रैंडमली मोशन करने लग जाते हैं और ज्यादा वेलोसिटी के साथ, तो उनका नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने लगता है। अभी नंबर ऑफ कोलिजन किसका ज्यादा होगा, बड़े वाले मॉलिक्यूल साइज का या छोटे वाले मॉलिक्यूल साइज का? मान लो आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स है बड़े बड़े साइज में और उसको आपने किसी कंटेनर में रैंडम मोशन पे दिया है तो उनके बीच में कोलिजन ज्यादा होगा, या ऐसे ही आपके पास 20 मॉलिक्यूल्स है बट बहुत छोटे लाइक मार्बल साइज के और उसी कंटेनर के अंदर वो भी रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो कोलिजन किसका ज्यादा होगा? 20 छोटे मार्बल का। छोटे मार्बल का। ऐसा क्यों? So they are smaller, उनका मास कम है तो इजी होगा उनके लिए रैपिडली मूव करना। दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी दोनों हायर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, नो डाउट, बड़े वाले भी छोटे वाले भी, और एरिया सबके लिए सेम है। तो कोलिजन किस में ज्यादा होगा? कोलिजन इज नॉट बेनिफिशियल। कोलिजन अच्छा नहीं है। बड़े वाले बॉल में कोलिजन ज्यादा होगा क्योंकि बड़े वाले बॉल उसी एरिया के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स है, अगर जो कहीं पे भी दौड़ेंगे, वो कहीं पे भी रन करेंगे, कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स के साथ जरा सा तो वो टच हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर कोलिजन बड़े मॉलिक्यूल्स के बीच में होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू ज्यादा नंबर ऑफ छोटे मॉलिक्यूल्स। उसी कंटेनर के अंदर रैंडम मोशन करेंगे तो भी वो बाजू में से कट मार के चले जाएंगे बट कोलाइड नहीं होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे
मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल और ज्यादा फास्टर होते हैं और ग्लो होके साइज में बड़े हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी ज्यादा बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, वो ग्लो होकर साइज में बड़े होते हैं और फास्टर ट्रैवल करने के टाइम वो बार बार कोलिजन करेंगे, इंटरनल फ्रिक्शन बढ़ाएंगे। जैसे हमने एयर में देखा, वाटर और मशीन ऑयल दोनों लिक्विड है, दोनों में टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस टेंशन क्या विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, गैस में टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोक्स लॉ। डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक है, मैं वो करेक्ट कर लेता हूं पहले। डायग्राम का एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए था, ये जो एफ वी का एरो नीचे दिया है ना वो गलत है, वो एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए था, एफ वी। कैसे वो भी देख लेंगे, ठीक है। In 1845, Sir George Stokes stated the law which gives the viscous force acting on a spherical object falling through a viscous medium. अब हमारा मीडियम विस्कस है, विस्कस मीडियम आप समझते हो, ऐसा मीडियम जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो जितना ज्यादा वो विस्कस मीडियम होगा उतना ही स्लो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर एंटर होता है। हालांकि हमने जो स्फीयर ऑब्जेक्ट लिया है वो बहुत मैसिव है और वो फॉल हो रही है विस्कस मीडियम के अंदर। यूनिफॉर्मली हो रही है कि नहीं पता नहीं, बट जरूर फॉल तो हो रही है। तो आगे देखो क्या लिखा है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ विस्कस मूविंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। कोई तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है विस्कस मीडियम के अंदर इजीली मूव कर रही है। द लॉ स्टेट्स दैट, लॉ क्या बता रहा है, द विस्कस फोर्स एफ वी acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to the radius of the sphere. ये जो viscous force है sphere के ऊपर act हो रहा है, वो किसकी वजह से act हो रहा है? It is act directly proportional to the radius of the sphere. Sphere के radius की वजह से उसके ऊपर viscous drag आ रहा है। Its velocity की वजह से आ रहा है through the fluid and coefficient of viscosity eta of the fluid. हालांकि लॉ है, कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है। तो लॉ को आप कैसे लोगे, अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते, ये तो फैक्ट है। बट लॉज में कुछ कंडीशंस में लॉ काम करता है, प्रिंसिपल इन ईच एंड एवरी कंडीशन में प्रिंसिपल वर्क करता है। लॉज कुछ सिचुएशन में काम करता है, इसलिए लॉ और प्रिंसिपल में मेजर डिफरेंस है। प्रिंसिपल मतलब एक बार कहा गया वो चीज दुनिया भर में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में हर जगह पे वैसी रहेगी। लॉस कंडीशन बेस्ड होता है, एक कंडीशन में काम करेगा दूसरे कंडीशन में नहीं करता। तो यहाँ पर इन्होंने लॉस क्या लिखा है, विस्कस फोर्स एफ वी जो स्मॉल स्फीयर के ऊपर एक्ट हो रहा है, जब वो स्फीयर लिक्विड के थ्रू नीचे आ रहा है, फ्लॉलिंग थ्रू विस्कस लिक्विड या विस्कस मीडियम, वो किसको प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। It's also proportional to the velocity gradient, also proportional to the velocity through the fluid and the coefficient of viscosity eta of the fluid. Coefficient of viscosity of the fluid मतलब किन किन चीजों पे डिपेंड है, फ्लूइड की ही ज्यादा करके प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। पहले ईटा पे डिपेंड है। ईटा क्या है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड कितना वो सॉलिड बॉल को अंदर आने दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड है। दूसरा आर, ये आर रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ऑफ कोर्स आर पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा आर उतना ये विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा। और तीसरा किस पे डिपेंड है, तीसरा डिपेंड है वेलोसिटी थ्रू द फ्लूइड। लिक्विड जब स्टेबल है और कोई सॉलिड नीचे आ रहा है तो कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। तो फाइनली एफ इज प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। दिस इज कॉल्ड एज अ एम्पिरिकल फॉर्मूला। एंड फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग एक कांस्टेंट डाल सकते हैं जो बाय एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है। तो एफ वी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये मेरा फॉर्मूला आएगा, ये मेरा फॉर्मूला आएगा फॉर विस्कस फोर्स के लिए। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे ना। थोड़ा डिफिकल्ट है।
डिफिकल्ट है, टॉपिक से हट के टॉपिक है। मतलब अब तक जो चल रहा था उसमें ये यहाँ तक तो सब ठीक था कि भाई हम लोग विस्कोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत समझ चुके थे, इजी लग रहा था। वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हमने डाइजेस्ट कर लिया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी फॉर्मूला था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर, एरिया ऑफ द लेयर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये सब ठीक था। ये क्या अचानक से आ गया बीच में स्टोक्स लॉ? क्या बताना क्या चाहते इसके थ्रू? अच्छा, मुझे एक चीज क्लियर करो तो मैं इसके बारे में थोड़ा और भी डिटेल में जा सकूं, जिससे आपको समझे कि हम क्या सीख रहे हैं। एक बड़ा सा है ना सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं हम लोग, बड़ी सी सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं, करीबन इतनी बड़ी। उसके बाजू में एक छोटी सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं, और उसके बाजू में बहुत बड़ी सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं। पहली वाली को हम लिक्विड से फिल कर लेते हैं। चलो, पहली वाली को हम लिक्विड से फिल कर लेते हैं। यहां तक पूरी लिक्विड से फिल्ड है, ये पूरा लिक्विड है। दूसरी वाली को खाली रखते हैं, और तीसरी वाली को यहां तक लिक्विड फिल कर लेते हैं, यहां तक लिक्विड फिल कर लेते हैं। अच्छा, अभी दूसरी वाली के थोड़े ऊपर, मतलब एकदम ऊपर ही समझ लो, थोड़ा बोला फिर भी एकदम ऊपर समझ लो, एकदम ऊपर यहां से किसी बॉल को मैंने थ्रो किया, वो सीधा गिर रहा है, सीधा गिर रहा है इस ट्यूब के अंदर और नीचे जा रहा है। सेम बॉल को मैंने यहां से थ्रो किया है, यहां से सेम बॉल को, ये भी इसके साथ ही थ्रो किया है, ये भी यहां जाएगा फिर इसके अंदर एंटर होगा। बॉल थोड़ा सॉलिड है, मेटल जैसा लग रहा है, मेटल एग्जैक्टली मेटल नहीं है बट थोड़ा हैवी साइड है, तो पानी के अंदर जरूर जाएगा वो। और तीसरे बॉल को उसी हाइट से छोड़ा है, बट इसमें छोड़ा है सीधा लिक्विड में। मेरा क्वेश्चन है, कौन सा बॉल सबसे पहले बेसमेंट तक पहुंचेगा, उसके बाद कौन सा, और उसके बाद कौन सा? केस है 1 2 3। तो सबसे पहले केस 2 में, सेकंड वाला, देन फर्स्ट वाला, फर्स्ट एंड देन थर्ड। देन थर्ड। yes sir. क्यों आपको ऐसा लग रहा है फर्स्ट वाला फर्स्ट, सेकंड वाला फर्स्ट, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड? थर्ड वाला क्यों नहीं? तो थर्ड में उस बॉल को ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड को पास करना पड़ेगा, ओके, और फोर्स भी थोड़ा कम है, डायरेक्टली वाटर में गया है, फोर्स तो ग्रेविटी है। चलो ठीक है, समझा। मैं क्वेश्चन को देखो अभी घुमा रहा हूं, फिर से सुनना, यही क्वेश्चन, मतलब यही कंडीशन, क्वेश्चन घुमा रहा हूं। मेरा जो दूसरा बॉल है, मिडल वाला, पहले इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मेरा मिडल वाला जो बॉल है, जो थ्रो हो रहा है ऊपर से, तो वो यहां से बेसमेंट तक पहुंचेगा, तो क्या वो सेम स्पीड से स्टार्ट हुआ है और सेम स्पीड से नीचे पहुंचेगा? क्या लग रहा है आपको? तो लिक्विड में थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, लिक्विड की बात नहीं करो, मिडल सेकंड वाले केस की बात करो। इग्नोरिंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो सेम ही रहना चाहिए। इंक्लूडिंग कंजर्वेटिव फोर्स? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे एयर ड्रैग है उस समय तो कम होगा फिर थोड़ा। मतलब आपको क्या लग रहा है, जब मैंने इस हाइट से लिक्विड, इस हाइट से अपने तीसरे कंटेनर के अंदर, सॉरी मिडल कंटेनर के अंदर या मिडल कोनिकल ट्यूब के अंदर बॉल को मैंने छोड़ दिया है, तो गिरने के टाइम इसकी वेलोसिटी स्पीड अप होती जाएगी या स्लो डाउन होती जाएगी, और नीचे पहुंचेगी तो सबसे हाईएस्ट होगी या सबसे कम होगी? तो थोड़ा कम हो सही जाएगा क्योंकि बॉयंसी और सबकी वजह से। बेटा कुछ नहीं है, बायोन्सी पानी भी नहीं है बेटा, खाली है वो ट्यूब मेरा। तो ग्रेविटी होगा तो हाईएस्ट होगा। ले ट्यूब को बड़ा कर देता हूँ बस, तेरी शांति के लिए ट्यूब बड़ा कर रहा हूँ, और पूरा खाली ट्यूब है, पानी नहीं भरा है, बिल्कुल नहीं भरा है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा सेकंड वाले उसमें, और फाइनल वेलोसिटी 0 होगा वो तो नीचे गिरने के बाद, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा वो तो गिरने के बाद, बट वो वेलोसिटी
इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी ऊपर से नीचे आते आते, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर। कुछ भी आदि अगेंस्ट द न्यूटन्स के लॉ पे जा रहा है, ऊपर सुन रहा है न्यूटन जी, फेल करेगा तेरे को। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरती है तो स्पीड अप होती है या स्लो डाउन होती है? हाँ तो सर, फिर वही मैंने बोला ना, तो इंक्रीज फिर होता ऊपर से कोई भी ग्रह या प्लेनेट या फिर कोई भी ऐसा वो एस्टेरॉयड नीचे गिरा तो मैं इजीली कैच करूंगा, नीचे आते आते स्लो होगा वो, फास्ट होगा ना। यस है। यस सर। यानी यहाँ इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ वो v2 हो जाएगी जो ग्रेटर है v1 से, यहाँ v3 जो और ग्रेटर है, यहाँ v4 सबसे फास्टेस्ट, और जमीन पे वो v5 होगी सबसे फास्टेस्ट। ये जो मैंने बताया वो एयर के लिए बताया, क्या ये सेम एप्लीकेबल लिक्विड के लिए है? नो सर। मतलब No, केस sir. नंबर 3 के लिए, केस नंबर 3 के लिए सेम एप्लीकेबल है? नहीं लगता आपको, आपने ना ही पहले आंसर दे दिया। तो क्या लगता है कि यहां पर वेलोसिटी v1 रहेगी, इधर उससे ग्रेटर v1 लिखूं या उससे लेसर वाला v1 v2 लिखूं? तो कम हो जाएगा, ग्रेटर सर लेसर कम हो जाएगा शायद। कम हो जाएगा तो v0 नीचे, और v माइनस वन, -1 v माइनस टू, ओके। इस केस के बारे में नहीं डिस्कस करते, ये काम का नहीं है। देखो आपने जो केस बताया हुआ, एयर में चीजें स्पीड अप हो रही है, ये मैंने आपको बताया, आपको नहीं पता था, और वाटर में स्पीड कम हो रही है, ये आप है मुझे बता रहे हो, मैंने नहीं बताया अभी तक। यहां पर भी आप गलत हो, एयर में तो गलत थे ही, वाटर में भी आप गलत हो। आप गलत हो तो सुधारो, क्या सही है? क्या सही है? यहाँ v1 फिर नीचे V2 v2 फिर नीचे V3 v3 फिर नीचे V4 v4 नीचे, तो V4 हाँ हाँ आगे आगे नीचे V5 v5। तो वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी क्या? अब सुनो, जब लिक्विड के अंदर कोई चीज इंसर्ट होती है जो लिक्विड से हैवी है, तो इनिशियली जहां से वो गिरना स्टार्ट हुई उससे कुछ डिस्टेंस तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती है v1, नीचे और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और एक लेवल आते आते, एक मिनट ना, आप परीक्षा हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जब वो लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड सब्सटेंस गिरता है तो पहले कुछ लेवल तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती है v1, फिर v2, फिर v3, बट एक लेवल पे आने के बाद वो वेलोसिटी उतनी ही रह जाती है। उसके बाद जब वो नीचे गिरेगी तो सेम वेलोसिटी से गिरती है, v3 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 v3। तो पहले कुछ लेवल तक एक्सेलरेशन दिखता है, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी दिखती है। ये लिक्विड के अंदर होता है। एयर के अंदर कंटिन्यूस एक्सेलरेशन दिखता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीसरा केस मैं हटा देता हूं जो मेरे काम का नहीं था। अब पहली बार जब आपने आंसर दिया ना कि मिडल जो पोर्शन है वहां पर पार्टिकल जल्दी नीचे पहुंचेगा, वो सही था। उसके बाद आपने बोला कि सेकंड जो केस था उसमें पार्टिकल जल्दी नीचे पहुंचेगा, मैं एग्री करता हूँ, वो भी सही था, मतलब पहला वाला केस। और तीसरा वाला केस में पार्टिकल सबसे लास्ट में नीचे पहुंचेगा, मैं उसको भी एग्री करता हूँ, वो आंसर एकदम सही था। बट जब मैंने आंसर आपको एयर वाले केस में पूछा तो वहां आप रॉन्ग पड़ गए, लिक्विड वाले केस में रॉन्ग पड़ गए। हालांकि लिक्विड वाले केस का आपको नॉलेज नहीं था, तो नॉलेज लेने के लिए आपको स्टोक्स लॉ समझना पड़ेगा। स्टोक्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉल नीचे गिर रहा है, मेटल का बॉल नीचे गिर रहा है, तो मेटल के बॉल को कौन एक्ट कर रहा है, कौन फ्रिक्शन दे रहा है? पहली चीज लिक्विड दे रहा है उसको। क्या दे रहा है लिक्विड उसको? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लगा रहा है। यानी लिक्विड जितना हार्ड होगा, विस्कस होगा, उतना वो बॉल को नीचे जाने से ज्यादा रोकेगा। ठीक है, तो सबसे पहला उसको कौन अपोज कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दूसरा, उसका खुद का रेडियस,
जितना उसका बड़ा रेडियस होगा उतना उसको ज्यादा टाइम लगेगा नीचे उतरने को, जितना पतला होगा उतना जल्दी उतरेगा। तो रेडियस। और तीसरा कौन इंपैक्ट कर रहा है? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड उस सब्सटेंस को नीचे धकेल रहा है या नीचे जाते जाते ऊपर ऊपर धकेल रहा है? लिक्विड उस सॉलिड को नीचे धकेल रहा है या नीचे जाने वाली चीजों को ऊपर धकेल रहा है? वो नीचे वाले जाने वाली चीजों को ऊपर धकेलता है। तो यहाँ पर जो विस्कोस जो वेलोसिटी है ना, वो लिक्विड की वेलोसिटी है। अल्टीमेटली ये सब मिलाकर जो विस्कस फोर्स है वो सॉलिड को ऊपर की तरफ लग रहा है, ना कि नीचे की तरफ। नीचे की तरफ लगता तो वो ऑब्जेक्ट को जल्दी से नीचे लेकर जाता। तो विस्कस फोर्स क्या है? विस्कस फोर्स इज ऑपोजिंग फोर्स है, ड्रैगिंग फोर्स है। और ड्रैगिंग फोर्स तीनों मिलके, कौन तीनों मिलके? रेडियस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, तीनों मिलकर उस स्फीयर को ऊपर धकेलते हैं। बट फिर भी स्फीयर मस्त मौला है, अपनी वजन की वजह से धीरे 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 नीचे उतर रहा है। तो नीचे जब उतरना चालू करता है तो वो पहला लेवल क्रॉस करता है थोड़ी हाइयर स्पीड से, दूसरा उसका स्पीड और बढ़ाता है, तीसरा और बढ़ाता है, और तीसरा लेवल क्रॉस करने के बाद उसकी स्पीड नहीं बढ़ सकती, फिर वो उसी स्पीड से नीचे पहुंचता है। अभी समझा स्टोक्स लॉ क्यों डिजाइन किया गया है? हाँ, आदि हेड्स ऑफ। तेरे घर पे इतना आवाज होने के बावजूद भी तू पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। मेरे घर पे इतना आवाज हो ना तो मैं कुछ पढ़ा भी ना सकूं ना पढ़ सकूं। तो हमें यहाँ पर विस्कस फोर्स के बारे में जो लॉ पता चला था, क्या था वो? द विस्कस फोर्स Fv, स्टोक्स लॉ। The viscous force Fv acting on a small spherical object falling through a viscous medium is directly proportional to radius of the sphere, is directly proportional to velocity through which velocity of a fluid and the coefficient of viscosity of the fluid। ठीक है, तो ये रहा Fv जो तीनों पे प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को सॉल्व करना है, तो उन्होंने ना एक्सपेरिमेंटली सॉल्व किया है और फाइंड आउट किया कि प्रोपोर्शनल का जो अमाउंट है वो इक्वल टू कितना है? 6 पाई। तो बाकी ईटा आर वी लगा दिया और इधर विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ले लिया। तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। The above formula can be derived using dimensional analysis. Of course, फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। Now let's move on to second last, जो अभी तक का जो टॉपिक था विस्कोसिटी का, उसका सेकेंड लास्ट टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी। इसके बाद विस्कोसिटी खत्म होगा, दूसरा टॉपिक चालू होगा, बट विस्कोसिटी का सेकेंड लास्ट टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? हमने क्रिटिकल वेलोसिटी सुना था। एनी आइडिया अबाउट क्रिटिकल वेलोसिटी? लिमिटिंग वेलोसिटी। लिमिटिंग वेलोसिटी। चलो ठीक है, इतना आंसर भी अच्छा है, बट पढ़ने के बाद इतना आंसर नहीं चलेगा, थोड़ा और बड़ा आंसर दो। टर्मिनल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी डिफरेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? तो उन्होंने सीधा एक्सप्लेनेशन देना चालू कर दिया। वो लोग क्या बता रहे? कंसीडर करो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो फॉल हो रहा है थ्रू विस्कस फ्लूइड। वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा डाउनवर्ड मोशन में, वो कौन सा फोर्स होगा? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स डायरेक्टेड अपवर्ड है, मतलब वो डाउनवर्ड फोर्स मोशन कर रहा है। ऑफ कोर्स वो स्फेरिकल बॉल डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, बट वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, वो फोर्स कौन सा है? फर्स्ट इज विस्कस फोर्स डायरेक्टेड अपवर्ड। मैंने बताया था ना, विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ होता है, डायरेक्टेड अपवर्ड। डायग्राम क्या बोलता है? विस्कस फोर्स डाउनवर्ड में दिखाया है। गलत है ना फिर तो? तो फिर तो फ्रिक्शन जैसा हो गया ना, अपोज कर रहा है अगर मोशन डाउनवर्ड है और फ्रिक्शन ही है ना। हाँ, फ्रिक्शन ही है ना बच्चा, ये तो काइंड ऑफ फ्रिक्शन जो लिक्विड के अंदर आया, इसलिए तो विस्कोसिटी है। ओके। हाँ, तो ये वाला जो है ना वो केस गलत है, ऊपर की तरफ आएगा एफ बी। फ्रिक्शनल विस्कस ड्रैग ऊपर की तरफ आएगा, दैट इज एफ बी।
नीचे उन्होंने क्या बोल दिया है कि विस्कस फोर्स डायरेक्टेड अपवर्ड, इट्स मैग्नीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड है बच्चे लोग, जस्ट अ सेकेंड। ओके लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इज विस्कस ड्रैग जो है वो ऊपर की तरफ है, जो हमें डायग्राम में दिख रहा है, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। विस्कस ड्रैग और बढ़ेगा अगर ऊपर वाली वेलोसिटी और बढ़ेगी, इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी। अब कौन सी वेलोसिटी हमें नहीं पता, बट उन्होंने लिक्विड की वेलोसिटी बोली है इधर, ऐसा कुछ नहीं बोला है। इधर सिर्फ इतना ही बोला है कि विस्कस फोर्स डायरेक्टेड अपवर्ड है, इट्स मैग्नीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। मतलब इस केस को देखोगे तो विस्कस ड्रैग प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा विस्कस ड्रैग। कौन सी वेलोसिटी कुछ भी नहीं बताया, हम आगे जाके सीखेंगे। सेकेंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इट्स वेट Fg डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होगा। एंड तीसरा बायोअन फोर्स, देखो स्पेलिंग आ गया, BUOYANT, बायोअन फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स डायरेक्टेड अपवर्ड। ये कहां से एक्ट होता है? ये लिक्विड से सॉलिड को मिलता है ऊपर की तरफ, अपथ्रस्ट फोर्स। जैसे मैंने कल या लास्ट लेक्चर में बताया था ना मैंने। अरे बोलो ना, बायोअन फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, इसके बारे में कुछ बात हुई थी क्या परसों के लेक्चर में? हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हो? यस सर। तो बोलो ना रे। तो शायद नहीं हुआ था। मैंने कुछ भी बायोअनसी के बारे में नहीं बताया आपको। तुम लोग इतना जल्दी भूल जाते हो? डिफिकल्ट हो तुम लोग, डिफिकल्ट हो। ठीक है, अगर आप एक प्लास्टिक का बॉल ले लो, उसको पानी के ऊपर फेंको, तो वो पानी के अंदर डूबेगा या पानी के ऊपर फ्लोट करेगा? फ्लोट करेगा। लोड करेगा। अगर आपने एक बलून लिया और बलून के अंदर पानी भरा और उसको पानी में फेंका तो? फ्लोट। अगर आपने फुटबॉल का बॉल लिया, उसको पानी पे फेंका तो? फ्लोट या सिंक? फ्लोट। आपने अगर मेटल का एक कोई तो क्यूब लिया या बॉल लिया, उसको पानी में फेंका तो? सिंक होगा। सिंक। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर जो है वो वाटर से हल्की है, तो वो ऊपर तैरेगी। तो एयर के रिलेटेड जो भी थिंग्स है वो फ्लोट करेगा, लाइक प्लास्टिक का बॉल, वो फुटबॉल का बॉल, ये सब तैरेगा। बलून की जब मैंने बात की थी, तो बलून के अंदर का जो एयर है वो हॉट एयर बन जाता है जब उसे आप पैक करते हो। तो हॉट एयर हल्का होता है, या हॉट वाटर हल्का होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। तो इसलिए वो बलून पानी वाला है, बट वो पानी के अंदर चला जाएगा और नीचे तैरेगा, मतलब पानी के लेयर के नीचे तैरेगा। जबकि मेटल हैवी होता है वाटर के मुकाबले डेंसिटी वाइज, इसलिए वो सिंक हो जाता है। तो यहाँ पर अपथ्रस्ट का काम क्या है, या फिर बायोअन फोर्स का काम क्या है? अगर आपने कोई भी चीज को पानी में फेंका है, तो वो पानी में उसको जाने से रोकेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। जैसे किसी अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो वो ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ सरफेस को मिल रहा है, तो अर्थ सरफेस उसको क्या दे रहा है? नॉर्मल रिएक्शन।
और ये अर्थ सरफेस हर एक ऑब्जेक्ट के लिए करता है, चाहे वो एक छोटा सा पेंसिल हो या एक बड़ा सा कोई बुलेट हो या कोई बड़ा सा रॉकेट हो, सबके लिए अर्थ करता है। जितना वेट उसको मिल रहा है उतना वो नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो अपथ्रस्ट फोर्स वही काम करता है कि जो उसे सरफेस पे रखा गया है उसको ऊपर उठाने का काम करता है, पर वो अपनी डेंसिटी को देख के करता है, जबकि अर्थ डेंसिटी को देख के नहीं करता। अब आगे चले जाओ, अगर आपने जबरदस्ती कोई प्लास्टिक के बॉल को या रबर के बॉल को या वो फुटबॉल के बॉल को जमीन में दबाया, मतलब पानी में दबाया, तो चला जाएगा वो, बट अपथ्रस्ट फोर्स ट्रमेंडस बढ़ जाएगा। और अपथ्रस्ट फोर्स करता क्या है, जितना उसने एरिया कवर किया है वो फुटबॉल ने, उतना एरिया अमाउंट ऑफ वाटर वो लेवल से ऊपर लेकर आएगा, क्योंकि जितना एरिया अंदर ऑक्यूपाई हुआ है उतना पानी ऊपर उठेगा और अपथ्रस्ट फोर्स उतना और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बस यही फोर्स इस बॉल के ऊपर काम कर रहा है, हालांकि ये मार्जिनल फोर्स है, इतना ज्यादा नहीं है। तो हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं, दो फोर्स जो है ऊपर की तरफ है, एक तो अपथ्रस्ट जो लिक्विड लगा रहा है उस सॉलिड के ऊपर जो उसे नीचे आने से रोक रहा है, और दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस ड्रैग जो लिक्विड सॉलिड को सरफेस पे रब होने की वजह से लगा रहा है ऊपर की तरफ। और एक जो वेट है वो एक जो वेट है वो ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है ऊपर से नीचे। अल्टीमेटली ये बॉल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर। हाँ, ऊपर। ये देखो, ये बड़ी लाइन को हेडलाइन करता हूँ ये। तो मे बी बैलेंस्ड आउट हो जाएगा, बीच में रहेगा। नहीं, ये देखो तीसरा लाइन पढ़ो, कंसीडर वाला, कंसीडर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन आर। डाउनवर्ड मोशन मतलब अल्टीमेटली वो बॉल डाउनवर्ड मोशन में जा रहा है, बट डाउनवर्ड मोशन जाते जाते वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कौन सा है? विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, एंड फाइनली बायोन फोर्स ऊपर की तरफ। तो अब हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे ही जा रही है, तो नीचे जा रही कितने फोर्स से? एफ फोर्स से। ये एफ किसके बराबर है? ये एफ जी जितना है, बट उसमें से एफ यू माइनस होगा और उसमें से एफ वी भी माइनस होगा। एफ यू क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स। एफ वी क्या है? विस्कस फोर्स। ये दोनों ऊपर है। एफ जी क्या है? नीचे वाला फोर्स। इन सब में से मतलब सब कुछ माइनस होके जो बचेगा वो होगा हमारा नेट फोर्स एफ, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ब्रैकेट डाल देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट डाल देते हैं ऐसे, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस था वो। So net downward force given by F equal to Fg minus Fv plus Fu is responsible for initial increase in the velocity. अब ये जो डिफरेंस है ये इस फोर्स को लग रहा है, ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि ये वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। कौन सी वेलोसिटी को? डाउनवर्ड वेलोसिटी को। कब तक बढ़ा रहा है? अमंग द गिवन फोर्स Fg and Fu are constant while Fv increases with increase in the velocity. ये Fg जो है वो mg पे डिपेंड है, मास इनटू ग्रेविटी पे, ये कांस्टेंट है। Fu जो है वो भी मास इनटू ग्रेविटी पे डिपेंड है, बट अपवर्ड की तरफ, तो वो डेंसिटी पे डिपेंड भी हो रहा है, क्योंकि m के अंदर मास ऑफ लिक्विड नहीं आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर ये डिपेंड है। तो ये दोनों कांस्टेंट है, बट ये जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि ये कितने पे डिपेंड था? तीन चार चीजों पे। एफ इज इक्वल टू ईटा आर वी, आर पे डिपेंड है, वी पे डिपेंड है, ईटा पे डिपेंड है। अभी वो किस पे डिपेंड है? वेलोसिटी पे। मतलब जैसे जैसे पार्टिकल नीचे जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो अमंग दिस थ्री फोर्स Fg and Fu are constant while Fv increases initially with increase in velocity. जितनी जितनी वेलोसिटी बढ़ सकती है उतना उतना Fv बढ़ेगा। Thus a stage is reached when the net force F becomes 0. एक ऐसा समय आएगा कि इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू? Fv की वैल्यू बढ़ेगी, Fv की वैल्यू बढ़ेगी और एक ऐसे लिमिट तक पहुंचेगी कि वो Fg माइनस Fu प्लस Fv करने पर आंसर आएगा 0। आंसर आएगा 0। जब ये आंसर इक्वल टू 0 आया तो ये फोर्स चला गया, ये फोर्स चला गया। इसका मतलब आपका Fg इक्वल टू Fu प्लस
v जितना हो गया। अब जब ये केस आ चुका है, सो एट दिस स्टेज fg इक्वल टू fu प्लस fv, आफ्टर दिस द डाउनवर्ड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसके बाद ये कंपोनेंट और बड़ा नहीं बन सकता क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी कांस्टेंट थे। ये पहले बढ़ रहा था इसलिए इसका टोटल बढ़ रहा था, और टोटल बढ़ रहा था, जो डिफरेंस है वो कम हो रहा था, अल्टीमेटली डिफरेंस 0 हो गया। तो उस वेलोसिटी तक ये बढ़ते गया, इसके बाद वो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, एंड दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल वेलोसिटी। और अब जो कांस्टेंट फाइनल वेलोसिटी हो गई, इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। एंड ऑब्वियसली नाउ ऑनवर्ड्स विस्कस फोर्स Fv इज आल्सो कांस्टेंट। इसके बाद ये भी कांस्टेंट हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी रीच होने के बाद, मतलब इसकी जो आखिरी वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमने जब v1, v2, v3 और v3 लगाया था, तो उसमें v3 क्या था? v3 इज अ टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि उसके बाद ये वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। समझा कुछ? यस Yes, sir. जाओ 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 जाओ। सर आज लेक्चर 7:30 तक है। नहीं, आप लोगों का लेक्चर है ना आगे 7:30 का। हाँ सर 7:30 से 9 तक। हम लोग बहुत थक गए हो रहे। हाँ सर। जाओ जाओ जाओ, ब्रेक पे जाओ जाओ। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।